Okay, let's begin, my dear students. So today we will again start the case-based questions of CA Foundation. और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को आज के क्लास में बिगिन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया एवरग्रीन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विथ शक्ति ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30 जून 2004 बोला है। ठीक है, एवरग्रीन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करता है शक्ति ट्रेडर्स के साथ टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी। ये मशीनरी बनाएगा कौन? एवरग्रीन लिमिटेड ये मशीनरी बना करके शक्ति ट्रेडर्स को बेचेगा। मशीनरी टू देम बाय 30 जून 2004 फॉर रुपीज 11.50 लैक्स, यानी 11,50,000 रुपीज़ में। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, एवरग्रीन लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी टू शक्ति ट्रेडर्स। लेटर शक्ति ट्रेडर्स procured the machinery from another manufacturer for rupees 12.75 lakhs। ये बात समझ में आ रही है ना? बाद में वही मशीनरी, क्योंकि शक्ति ट्रेडर्स को उस मशीनरी की बेहद ज़रूरत थी, शक्ति ट्रेडर्स ने वही मशीनरी क्या किया, दूसरे मैन्युफैक्चरर से, उसको इमरजेंसी था अपने वर्क के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सो उसने अभी एवरग्रीन लिमिटेड उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाया, इसके वजह से उसने जाकर के दूसरे मैन्युफैक्चरर से सेम मशीनरी को परचेज कर लिया। और जितना में इस एवरग्रीन लिमिटेड से मशीनरी को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे और हाई प्राइस दे करके इसने इस मशीनरी को परचेज किया। ऐसा हुआ है यहाँ तक? अच्छा, शक्ति ट्रेडर्स वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इट हैड मेड विथ जाइलो ट्रेडर्स एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विथ एवरग्रीन लिमिटेड। यहाँ पे देखो एक और बातें जोड़ रही है, ध्यान से। Shakti Traders was also prevented from performing a contract which it had made with Jailo Traders at the time of their contract with Evergreen Limited। यानी Evergreen Limited से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, मेरी बात समझ में आ रही है ना? Evergreen Limited से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से शक्ति ट्रेडर्स ने जाइलो ट्रेडर्स को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ परफॉर्म करके दूंगा, मैं तुमको उस मशीनरी के हेल्प से कोई गुड्स बना के दूंगा। मतलब उससे भी शक्ति ट्रेडर्स क्या हो गया, उस परफॉर्मेंस को करने से भी प्रिवेंटेड हो गया ड्यू टू नॉट सप्लाई ऑफ मशीनरी फ्रॉम द साइड ऑफ द एवरग्रीन लिमिटेड। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो यहाँ पर शक्ति ट्रेडर्स वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड मेड विद द जाइलो ट्रेडर्स एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद एवरग्रीन लिमिटेड एंड वेयर कंपेल्ड टू पे कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर अब एंड वेयर कंपेल्ड टू पे कॉम्पनसेशन, और जाइलो ट्रेडर्स ने शक्ति ट्रेडर्स को बोला कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है तो मुझे कॉम्पनसेशन दो। बात समझ में आ रहा है ना? एडवाइज शक्ति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच इट कैन क्लेम फ्रॉम एवरग्रीन लिमिटेड। कितना अमाउंट का कॉम्पनसेशन एवरग्रीन लिमिटेड से शक्ति ट्रेडर्स मांगेगा, रेफरिंग टू द लीगल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपका क्वेश्चन है पूरा। तो आपको एक फैसला सुनाना है यहाँ पर। शक्ति ट्रेडर्स मुसीबत में पड़ा हुआ है बिजनेस में, अब आपको उसको हेल्प करना है। कैसे करोगे? आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन आता है, बेचारा उसे तो नहीं आता, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रोविजन उसे समझाओगे कि ये कानून है हमारे देश में। बात समझ में आ रहा है ना? एंड फिर फैक्ट क्या है और फिर कंक्लूजन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट का सेक्शन नंबर 73 बोलता है फॉर कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसिक्वेंसेस होता है, यानी इफेक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्टीज क्या होगा, इसके बारे में डील कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 73 करता है। ये बात याद रखोगे, ये बात याद रखोगे। अकॉर्डिंग टू इट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाता है, ब्रीच भी लिख सकते हो, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या रिसीव करता है? कॉम्पनसेशन रिसीव करता है फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय विच नेचुरली एरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स विच सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू when they made the contract। ये पूरी बात है, पूरा एक बार मैं ब्रेक करके इसको अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे आपका फुल स्टॉप नहीं है, बस कॉमा है और कॉमा के हेल्प से ब्रेक करते हुए मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना।
क्या बोलता है, कोई भी पार्टी व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ दिया जाता है, देन पार्टी जो सफर करता है, सफर पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। सफर करने वाले पार्टी को क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। सो एग्रीव्ड पार्टी हु सफर फ्रॉम सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, उसके पास ऑटोमेटिकली इंटाइटलमेंट आ जाता है दूसरे पार्टी से जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उससे कॉम्पनसेशन रिसीव करने का, कॉम्पनसेशन रिसीव करने का उसके पास इंटाइटलमेंट आ जाता है, कॉम्पनसेशन। और कितना कॉम्पनसेशन रिसीव करेगा, फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम देयरबाय विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, यानी उस ब्रीच के वजह से जो नेचुरली जो लॉसेस अराइज होगा, मतलब अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा होता तो मुझे इतने रुपए का नुकसान नहीं होता, आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करने की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ। जैसे कि उसके दूसरे जगह से मशीनरी को परचेज करना पड़ा था ना 11.50 लाख से, यानी 11,50,000 के बदले उसे 12,75,000 रुपीज, यानी 1,25,000 एक्स्ट्रा रुपीज देकर के उसे बेचारे को नया मशीनरी खरीदना पड़ा, ये नहीं खरीदना पड़ता उसे। तो ऐसे सिचुएशन में, और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टी को ये जानकारी भी था कि अगर हम ये ब्रीच करेंगे तो इतने का लॉस होगा और मुझे इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, जो कि ब्रीच के वजह से रिजल्ट में ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट अराइज होता है। सच कॉम्पनसेशन इज गिवन नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। बच्चों ये लाइन भी बहुत की लाइन है, इसको भी ध्यान रखना। ये जो कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा ब्रीच करने वाले पार्टी के तरफ से जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट मतलब रिमोट मतलब कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट से आप उसको जोड़ दे रहे हो कि ये भी मेरा नुकसान हुआ, ये भी मेरा नुकसान हुआ, ये भी मेरा नुकसान हुआ, और जितना ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिल जाए। तो ये बाहर से अगर आप कुछ ला करके उसके अंदर जोड़ दोगे कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से ही मेरे को ये सारा ही लॉस हुआ है, ये भी दे दो कॉम्पनसेशन के तौर पे, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने वाली पार्टी देने के लिए लायबल नहीं होगा। ध्यान देना, सच कॉम्पनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। इनडायरेक्ट लॉस आप बोल सकते हो, सबसे सिंपल भाषा है, ये नहीं देगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन ऑफ 73 that in estimating the loss or damages for a breach of contract, the means which existed by remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into consideration। यानी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने की वजह से, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो इनकन्वीनियंस कॉज्ड हुआ है, जो लॉस में कन्वर्ट हुआ है, तो इन लॉसेस का भी भरपाया करना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द केस अपना क्या है यहाँ पर देखिए, दिस मीन्स, यहाँ पर इस लाइन को एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन दैट इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस कितना का हुआ, ये अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, द मीन्स विच एग्जिस्टेड फॉर रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस को पता करने के लिए जो फैक्ट हमें जानकारी में होगा, जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे। एग्जाम्पल में अपना फैक्ट क्या था, यहाँ पर एवरग्रीन लिमिटेड इज ऑब्लिज्ड टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ 1.25 लाख, यानी जो नया मशीनरी खरीदा 12.75 लाख देके, उसको उसी डेट पे वो मशीनरी चाहिए था। अगर मशीनरी नहीं लाता तो उसके बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते, बहुत सारा प्रॉब्लम्स उसके बिजनेस में हो जाते, ऐसा पॉसिबिलिटीज था। तो इसलिए उसने ज़्यादा रुपया देकर के इमरजेंसी में वो मशीन खरीदा वैसे ट्रेडर से जो जिससे पहले से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। देन ऐसे सिचुएशन में ये लॉस देगा विच हैड नेचुरली अराइजन, जो नेचुरली अराइज हुआ है ड्यू टू डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्पेसिफाइड डेट, यानी स्पेसिफाइड डेट अपना कुछ जून था सर्टेन, तो उस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करने की वजह से ये नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होने वाला लॉस है, और नेचुरली लॉस का कॉम्पनसेशन तो ब्रीच करने वाले पार्टी को देना ही पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 73 बोलता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है,
रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर्स were compelled to make to Jailo traders, it depends on the fact whether Evergreen Limited knew about the contract of Shakti traders for supply of contracted machinery to Jailo traders on the specified date. ये क्या है सर? ये तो नया चीज़ आ गया, इसमें हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है ये क्या है. देखो ये क्या है, मैं समझाता हूँ आपको. ये क्या है? रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर्स वेर कंपेल्ड टू मेक टू जाइलो ट्रेडर्स. शक्ति ट्रेडर्स वेयर कंपेल्ड, शक्ति ट्रेडर्स को कंपेल किया गया था. किसके तरफ से कंपेल किया गया था कॉम्पनसेशन देने के लिए? जाइलो ट्रेडर्स की तरफ से. जाइलो ट्रेडर्स ने उससे बोला था कि तुम भी मुझे कॉम्पनसेशन दो क्योंकि तुमने मेरा काम नहीं किया. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, ये इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वेदर एवरग्रीन लिमिटेड न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शक्ति ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड मशीनरी टू जाइलो ट्रेडर्स ऑन द स्पेसिफाइड डेट. ये इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मान लो शक्ति ट्रेडर्स ने एवरग्रीन लिमिटेड को अगर ये बात पहले से बता दिया होता कि तुमको जिस स्पेसिफाइड डेट पे मशीनरी देना है, यह मशीनरी मैं आपसे लेकर के और मैं किसी आगे ट्रेडर को बेचने वाला हूं. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैं किसी अपने आगे के ट्रेडर को बेचने वाला हूं. तो अगर ऐसा ये पहले से स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा और ये बात एवरग्रीन को पहले से पता है, तो शक्ति ट्रेडर्स जो उसके ऊपर कंपेल कर रहा है कि मुझे कॉम्पनसेशन दो क्योंकि ये मशीनरी तुमने मुझे सप्लाई नहीं दिया है या टाइमली नहीं सप्लाई दिया है, तो वो अमाउंट भी फिर शक्ति ट्रेडर्स एवरग्रीन लिमिटेड से मांग सकता है कि तुमको तो ये बात पता था कि मैं ये मशीनरी लेकर के दूसरे को बेचने वाला हूँ, किस पार्टी को बेचने वाला हूँ उसको बारे में भी मैंने बताया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको दिखा के रखा हुआ था. बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे सिचुएशन में सो इफ एवरग्रीन लिमिटेड इज आल्सो ऑब्लिज्ड टू रिम्बर्स द कॉम्पनसेशन विच शक्ति ट्रेडर हैड टू पे टू जाइलो ट्रेडर्स, या और ऐसे सिचुएशन में एवरग्रीन लिमिटेड वो कंपनसेशन का अमाउंट भी शक्ति ट्रेडर्स को देगा जो शक्ति ट्रेडर्स जाइलो ट्रेडर्स को देगा. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? शक्ति ट्रेडर्स को कंपेल करने के लिए कौन आया? जाइलो ट्रेडर्स. बोला मेरे को 10,000 रुपया दो, मेरे को टाइमली मशीन नहीं मिला. अब ये जाकर के शक्ति ट्रेडर्स वाला किसको बोलेगा? अपने पास से देगा कि जाके एवरग्रीन को बोलेगा? एवरग्रीन को बोलेगा. एवरग्रीन को क्या बोलेगा? बोलेगा कि देखो तुम्हारे वजह से मैंने तो तुम्हें बताया था कि तुम तो मैन्युफैक्चरर हो, मैं तुमसे ये खरीद करके, और मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये खरीद करके बाकी जिनको 1 पीस 2 पीस चाहिए होता है उनको मैं बेचता हूँ. तो तुमने मुझे ये मशीन नहीं दिया है, इसके वजह से मुझे 10,000 रुपये का कॉम्पनसेशन जाइलो को देना पड़ रहा है. ये बात पहले से आपको पता था. सो जो भी अमाउंट होगा, मैं 10,000 रुपये अपने मन से एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया, तो ये अमाउंट उसे देना पड़ेगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज एवरग्रीन लिमिटेड इज नॉट ऑब्लिज्ड. और अगर मान लो एवरग्रीन को इसके बारे में उसने बताया ही नहीं है, वो स्टॉक पर्पस के लिए खरीद रहा है कि मैं अपने दुकान में खरीद के स्टॉकिंग करूंगा, और ये बात उसने बताया नहीं है कि मेरा किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी होगा और एवरग्रीन को इसके बारे में नॉलेज में नहीं डाला गया होगा, तो एवरग्रीन इज नॉट लायबल टू पे दैट टाइप ऑफ द कॉम्पनसेशन. बात क्लियर है ना बच्चों? जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत जल्दी आपको एक स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाला है जो कि आपका ये एकदम ऐसा ही रहेगा. तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट कर देना है. और इसकी सॉफ्ट कॉपी ऐप पे मैं जल्दी अपलोड करवा देता हूँ बाय टुडे, ताकि आप सॉफ्ट कॉपी से फिलहाल देख करके काम अपना कर सको जब तक आपको हार्ड कॉपी में बुक्स नहीं मिल जाता है. क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं बच्चों. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट. आप समझ रहे हो? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर 11 पे. ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए. 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ. मिस्टर सूरज सोल्ड 10 acres ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू मिस्टर मुरली ऑन 25 सितंबर 2019. मिस्टर सूरज ने मिस्टर मुरली को 10 एकड़ अपना एग्रीकल्चरल लैंड सोल्ड किया 25 सितंबर 2019 को फॉर ₹25 लाख. द प्रॉपर्टी पेपर मेंशनड अ कंडीशन. उस प्रॉपर्टी के पेपर पे कंडीशन मेंशन किया हुआ था. कंडीशन क्या मेंशन किया हुआ था? ध्यान से सुनना. अमॉन्ग अदर डिटेल्स के साथ ये भी मेंशन था दैट whoever purchased the land is free to use 9 acre as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chander's son of the seller for carrying out farming or other activity of his choice. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसके ऊपर ये जो लैंड है बच्चों, इसमें प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन का ये
प्रिंसिपल इसके ऊपर लगने वाला है। प्राइबिटी ऑफ कंसिडरेशन, देखो इसमें क्या बताया गया है, ऐसा मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है पहले भी, जब मैंने मेन लेक्चर्स पढ़ाया तब ऐसा एग्जाम्पल्स दिया है कि इसका जो लैंड बेचा जा रहा है ना, उसके ऊपर उसने बोला कि 10 एकड़ लैंड में 9 एकड़ तो तुम पहले से कागज में लिखा गया कंडीशन कि 10 एकड़ खरीद रहे हो 25 लाख रुपए में, 9 एकड़ में तुम 9 एकड़ कोई भी लैंड में आप एग्रीकल्चर करने के लिए फ्री हो। 1 एकड़ लैंड जो है ना, वह सेलर का जो सन है, सेलर का मिस्टर सूरज सेलर है, और उसका सन जो है वह चंदेर है। वह चंदेर क्या करेगा, उसके ऊपर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कर सकेगा, या फिर कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी वह कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी कर लेगा या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वह क्या कर लेगा, वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर कर लेगा। ऑन 12 अक्टूबर को, 25 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर को उसी ईयर में मिस्टर सूरज डाइड, मिस्टर सूरज की मौत हो जाती है। बेचारा उसका पिताजी उसके लिए 1 एकड़ जमीन बचा करके और निकल लिया इस दुनिया से, लिविंग बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ। 15 अक्टूबर 2019 को मिस्टर मुरली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकड़ ऑफ लैंड। मिस्टर मुरली बोला कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा सूरज के साथ था। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? सूरज के साथ था। सूरज अब इस दुनिया में रहा क्या? नहीं रहा। सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं अब उसके बेटे के साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं इस पूरे 10 एकड़ लैंड के ऊपर ऑडिटोरियम बना दूंगा। समझ में आ रहा है ना? पूरा इसके ऊपर ऑडिटोरियम बना दूंगा ऑन द होल 10 एकड़ ऑफ लैंड एंड डिनाइड एनी लैंड टू मिस्टर चंदेर। और मिस्टर चंदेर को कोई भी लैंड देने से उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया। बोला कोई जमीन तुमको नहीं मिलने वाला, तुम्हारा इसमें हिस्सेदारी है ही कहाँ? समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। फिर नाउ मिस्टर चंदेर वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर मुरली। और अब चंदेर आया है आपके पास आया है रोते बिलखते कि मिस्टर मुरली के अगेंस्ट मैं केस फाइल करना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने एक कंडीशन के साथ उसको लैंड सेल किया था और अब वह उस कंडीशन को फुलफिल करने को तैयार नहीं है। तो क्या मिस्टर चंदेर ये रेमेडी पा सकेगा? देखो बच्चों, नाउ मिस्टर चंदेर वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर मुरली एंड गेट अ सुटेबल रेमेडी। और आपसे रेमेडी मांग रहा है। अब आप क्या बोलोगे उसको? बोलोगे चलो चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, घर चले जाओ, ना कि उसको कोई लॉ के ऊपर बेस्ट रेमेडी अवेलेबल कराओगे? लॉ के ऊपर बेस्ट रेमेडी अवेलेबल कराओगे क्योंकि आपने इसको पढ़ाई किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देखिए, डिस्कस द above in light of the provision of Indian Contract Act 1872 and decide upon Mr. Chander's plan of action। मिस्टर चंदेर का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगेंस्ट द किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट मिस्टर मुरली। तो ये आपको पूरा समझाना है बच्चों, ध्यान से एकदम अच्छे से आपको समझाना है। सारे केस स्टडीज देखो, इसके भी मार्क्स 4 हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है। बात समझ में आना? ऐसा नहीं कि मार्क्स कम है तो इसको हम आधा अधूरा एक्सप्लेन करके एग्जाम से चले आएंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, problems as asked in the questions is based on the provision of Indian Contract Act 1872 as contained in section 2 clause D and on the principal privacy of contract। किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्शन 2 क्लॉज डी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर बेस्ड है। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट में कंसिडरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है? अभी पूछ लो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 10 पॉइंट बोलो क्या? 10 पॉइंट पूछ लो। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड, ये तो एकदम ब्लड में होना चाहिए, ये इसके बिना तो कुछ होने को नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था क्या? कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन एंड वैलिड ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। तो कंसिडरेशन रहना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा। एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन comes from the promisee or any other person even which are not the party to the contract। उसके साइड से भी कंसिडरेशन आ सकता है, उसके साइड से भी कंसिडरेशन आ सकता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, फी वाला, मामा वाला, ऐसा एग्जांपल दिया था, याद है ना? तो ऐसा इन व्यू ऑफ द क्लियर लैंग्वेज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इन सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंसिडरेशन का डेफिनेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी ओनली। कंसिडरेशन कम्स फ्रॉम द एनी अदर पार्टी विच इवन फ्रॉम द पार्टी विच आर नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
सो प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल, कोई भी प्रॉमिस इन्फोर्सेबल तभी होगा अगर देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट, उसके लिए अगर कुछ कंसिडरेशन पास हुआ होगा तो। एंड इट इज क्वाइट इमेटेरियल वेदर इट मूव्स फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और ये बोलना इमेटेरियल बात है कि प्रोमिसी के तरफ से कंसिडरेशन आया था, तुम्हारे पर तरफ से थोड़े ना आया था, समझ में आ रहा है ना, तो मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पार्टी, एनी अदर थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन आ सकता है। द लीडिंग ऑथोरिटी इन द डिसीजन ऑफ चिनाया वर्सेस रामाया, चिनाया वर्सेस रामाया का केस आपको जरूर से याद होगा, वो ओल्ड लेडी वाला, याद है ना। सो इसमें केस में क्या हुआ था, दैट कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली यानी लीगली, लेजिटिमेटली मतलब क्या होता है, लीगली मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड इट इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द लॉ इन इंडिया। कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी से भी मूव करके कंसिडरेशन आ सकता है, और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। बात समझ में आ रहा है ना। ये दोनों बातें आपने अलग अलग समझाया, लेकिन बात एक ही समझाया, बस आपने केस को रेफर किया यहाँ पर। इसमें भी जो मैंने बातें बोला और यहाँ पर भी जो मैंने बोला, दोनों सेम टू सेम है, बस मैंने केस को रेफर करके यहाँ पर समझाया। अब बात क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, इसमें गेम क्या है, फैक्ट ऑफ द केस, इस केस में बातें क्या है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर सूरज हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर मुरली, बट चंदेर हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू मिस्टर मुरली। कोई कंसिडरेशन चंदेर ने दिया है क्या? चंदेर कौन है? सूरज का सन है। चंदेर कौन है? सूरज का सन है, और सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो चंदेर ने इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का कंसिडरेशन मिस्टर मुरली को नहीं दिया है, वो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। कौन है? थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट द कंसिडरेशन डिड नॉट फ्लो फ्रॉम but the consideration did flow from Mr. Suraj to Mr. Murli on the behalf of Mr. Chander. चंदेर के बिहाफ पर ही सूरज की तरफ से कंसिडरेशन किसके पास मूव होकर के गया था? मिस्टर मुरली के पास गया था। एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के तरफ से कंसिडरेशन इज सफिशिएंट टू इन्फोर्स द प्रॉमिस टू मिस्टर मुरली टू अलाउ मिस्टर चंदेर टू यूज 1 acre ऑफ लैंड। और ऐसे सिचुएशन में एंड सच कंसिडरेशन, ये मिस्टर मुरली के तरफ से कंसिडरेशन कंसिडरेशन मिस्टर सूरज की तरफ से कंसिडरेशन फ्लो होकर के मिस्टर मुरली के पास गया था, ऑन बिहाफ ऑफ किसके? चंदेर के बिहाफ पे। एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी के तरफ से कंसिडरेशन जो होगा यह सफिशिएंट होगा टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, to enforce the promise to Mr. Murli to allow Mr. Chander 1 acre of land for the agricultural or any other work for as per the choice of Mr. Chander. Okay, so further the deed of sale, deed जो सेल का deed था यानी सेल का जो एग्रीमेंट था, and the promise made by Mr. Murli, मिस्टर मुरली यहाँ पर प्रोमिसर है। प्रॉमिस किसने दिया था? मिस्टर मुरली ने प्रॉमिस किया था। फर्दर द डिड ऑफ द सेल एंड प्रॉमिस मेड बाय द मिस्टर मुरली टू मिस्टर चंदेर to allow the use of 1 acre of land were executed simultaneously। यहाँ पर जो सेल का एग्रीमेंट था, उसी एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था, और उस एग्रीमेंट पे मिस्टर मुरली ने प्रॉमिस भी किया था कि वह चंदेर को 1 एकड़ का जो लैंड है वह एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने के लिए क्या करेगा? अलाउ करेगा साइमल्टेनियसली। एंड देयरफॉर दे शुड बी रिगार्डेड एज वन ट्रांजेक्शन। इसको सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द सिंगल ट्रांजेक्शंस कि 9 एकड़ का लैंड तुम जैसे यूज करना है करो, और 1 एकड़ का लैंड आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए चंदेर को देना पड़ेगा। एंड दिस वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन, और यही सफिशिएंट कंसिडरेशन है। देखना ध्यान से, जो सेल का एग्रीमेंट था, डिड ऑफ द सेल मतलब सेल एग्रीमेंट, एंड प्रॉमिस मेड बाय मिस्टर मुरली टू मिस्टर चंदेर to allow the use of 1 acre of land was executed simultaneously, ये साथ साथ execute हुआ है, and therefore this should be regarded as the only one single contract and was sufficient consideration for the promise. So however it is provided in the law, moreover it is provided in the law that in case convenient running with the land, ये पॉइंट आज खोज करके स्टडी मैट में पढ़ लेना। कन्वीनियंट मतलब कंडीशन रनिंग विद द लैंड। ये जो लैंड ट्रांसफर हुआ था ना बच्चे, किसके पास से? बोलते नहीं हो। किसके पास से? सूरज के पास से। किसके पास गया था? मुरली के पास। सूरज के पास से मुरली के पास। वह कंडीशन रनिंग विद द लैंड गया था, कंडीशन के साथ हमने अपनी जमीन दिया था।
मैंने आपको पढ़ाया था उसके ऊपर, अगर मान लो वह टेम्पल पहले से रहेगा तो वह टेम्पल क्या कर सकता है, हटा सकता है वहाँ पर लैंड परचेज करने के बाद? नहीं। हमने अपना ज़मीन बेचा ही है, हमारी कोई अपने मान लो हमारी कोई फैमिली की टेम्पल वहाँ पर बनी हुई है पहले से, और वह लैंड अभी हमें सेल करना है, तो इस कंडीशन के साथ ही हम लैंड को बेचेंगे कि ये टेम्पल यहाँ से कभी भी नहीं हटना चाहिए, ये कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड है। आप पूरा ज़मीन को यूज़ करो लेकिन ये टेम्पल तो यहीं पर रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? कंडीशन रनिंग विद द लैंड, कंडीशन रनिंग विद द लैंड। सो वेयर अ पर्सन परचेज्ड लैंड विथ नोटिस, और यहां पर इस पर्सन ने मतलब मिस्टर मुरली ने ये जो जमीन परचेज किया है इस नोटिस के साथ परचेज किया है, दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, द कन्वीनियंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। और जो कंडीशन के साथ ये लैंड बेचा गया है, जो सेलर का सक्सेसर होगा वह भी उस कंडीशन को क्लेम कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आप मेरा एक जनरेशन से परचेज किया, दूसरा जनरेशन आया तो आपने उस टेम्पल को हटा दिया, या कोई भी अगर मान लो हमारा कुछ ऐसा कंडीशन था उस कंडीशन को रिमूव कर दिया, बोले अब तो ये कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके साथ कंडीशन हुआ था वो तो अब है नहीं, तो उसका सक्सेसर भी उस कंडीशन को क्लेम कर सकता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात समझ में आ रही है ना? सो यहाँ पर तीन बातें आपको इसमें शामिल करना है। देखिए, इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ दैट इन केस कंडीशंस, कन्वीनियंट मतलब क्या होता है? कंडीशंस रनिंग विद द लैंड, वेयर अ पर्सन परचेज लैंड विथ नोटिस, पहले से उसको नोटिस के साथ ये लैंड परचेज किया है, दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, जो ओनर होगा लैंड का उसे कुछ ड्यूटीज आगे परफॉर्म करना है, अफेक्टिंग लैंड, द कन्वीनियंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, सेलर का सक्सेसर भी उस कंडीशंस को क्लेम कर सकता है। कंक्लूजन क्या हुआ? इन सच अ केस थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिस्टर चंदेर कैन फाइल अ सूट ऑल्दो इट हैज नॉट मूव्ड द कंसिडरेशन, चंदेर ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था लेकिन फिर भी वह केस फाइलिंग करने के लिए क्या है? केपेबल है। Hence, Mr. Chander is entitled to file a petition against Mr. Murli for execution of the contract, और उसे एक एकड़ लैंड देने के लिए वह उसे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसे देना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशंस है। तो ये हम लोगों ने अभी किया, दो हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस अभी किए। अगले क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। हमने ऑलरेडी 12 आपको करा दिया था, अभी हम लोग आते हैं बच्चों किस पे? 13 पे। किस पे आते हैं बच्चों? 13 पे, 13 नंबर क्लियर है? 13 नंबर पे हम लोग आते हैं। एक्स वाई एंड जेड ज्वाइंटली बोरोड रुपीज 1,50,000 फ्रॉम ए। एक्स वाई और जेड 1,50,000 रुपये ए से बोरो कर रहे हैं, ज्वाइंटली बोरोइंग कर रहे हैं। कैसे बोरोइंग कर रहे हैं? ज्वाइंटली बोरोइंग कर रहे हैं। द होल अमाउंट वाज रिपेड टू ए बाई वाई, ये पूरा अमाउंट ए को रिपेड कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। लोन सिर्फ वाई ने लिया था ना कि तीन लोगों ने मिलकर ज्वाइंटली लिया था? तीन लोगों ने मिलकर के ज्वाइंटली ये लोन लिया था, लेकिन रिपेड कौन कर रहा है? रिपेड कर रहा है ओनली एंड ओनली, कौन बोलते नहीं हो? वाई सिर्फ रिपेड कर रहा है। कौन रिपेड कर रहा है? वाई रिपेड कर रहा है। डिसाइड इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड, क्या वाई एक्स और जेड से रिकवर कर पाएगा? यस नो में आंसर देके खाली चले नहीं आना है, लिखना है आपको, कारण भी बताना है, यहाँ पर रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स कैन लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स, क्या एक्स की डेथ हो जाएगी तो एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वह एक्स का शेयर देने के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। और तीसरा है, वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट्स इन केस ऑफ जेड बिकम इंसॉल्वेंट, अगर जेड इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो जेड के एसेट से क्या वह अमाउंट को रिकवर कर सकेगा। ये देखो मतलब आपसे किस तरह से इंस्टीट्यूट नॉलेज टेस्ट आपका लेता है, सारी बातें आपसे पूछ लिया है। एक सिचुएशन में जैसा जैसा केसेस हो सकता है सारी केसेस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसमें प्रोविजन के बारे में बात करेंगे, फिर तीनों का कंक्लूजन एक बार में लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले प्रोविजन समझा लो आप। सेक्शन 42 क्या बोलता है? सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन टू और मोर पर्सन्स। सेक्शन 42 के ऊपर मैंने पिछले क्लास में भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था,
आपको याद होगा, जो लोग आए होंगे उनको याद होगा, ठीक है। जो लोग नहीं आए हैं उन लोग मेरे से बाद में बात करेगा क्या करना है। देखो, सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिक्वायर्स दैट व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड ज्वाइंट प्रॉमिसर है टू पे द अमाउंट टू जेड, सॉरी पे द अमाउंट टू किससे कर्ज लिया था, ए से। हियर एक्स वाई एंड जेड आर द ज्वाइंट प्रॉमिसर टू पे द अमाउंट ऑफ लोन टू मिस्टर ए। देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलग से सेपरेट कंडीशंस अगर नहीं लिख दिया गया हो तब तक एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो एक्स वाई और जेड ज्वाइंट प्रोमिसर है, लेकिन इसमें वाई ने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिख के रख दिया है कि देखो ये लो दे या नहीं दे पैसे, एक्स और जेड ये दोनों गरीब है, ये पैसे दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारा पैसा लौटाऊंगा, ये लो मुझे भी दे या नहीं दे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भले ये लो मेरे साथ ज्वाइंट प्रॉमिस कर रहा है, तब तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है, तब वह अकेले देगा भी और इन लोगों से रिकवर भी नहीं कर पाएगा। इनके आपस के कॉन्ट्रैक्ट में भी वो लिख के रखा, ठीक है तुम लोग अभी प्रॉमिस करो, बिजनेस चलेगा तो देना, नहीं चलेगा तो तुम लोग नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपीयर नहीं है, देन क्या हो जाएगा, ऑल सच पर्सन्स यानी ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर, ऑल सच पर्सन्स ज्वाइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस, इन सभी लोगों को मिल करके इस प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा, यानी एक्स वाई एंड जेड वुड बी ज्वाइंटली लायबल टू पे द अमाउंट टू किसको, ए। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर उसमें से किसी एक की भी मौत हो जाती है, समझ में आ रहा है ना, देन हिज रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर्स, ये एक्ट बोलता है, सेक्शन 42 बोल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है ना। सेक्शन 42 क्या बोल रहा है कि अगर किसी एक प्रोमिसर की ज्वाइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अनदर सर्वाइवर्स के साथ मिल करके क्या करेगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्वाइवर के साथ मिल करके पेमेंट करेगा, और इन केस ऑफ द डेथ ऑफ ऑल प्रोमिसर, तीनों एक ही गाड़ी में निपट लिए, समझ में आ रहा है ना, एक ही साथ, तब क्या हो जाएगा, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ज्वाइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस, तब उनके रिप्रेजेंटेटिव इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगेन अब यहां पर एक जन के बारे में बात हुआ है ना कि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट भी हो गया है। अब सेक्शन नंबर 43 पे आते हैं। अब देखो सेक्शन 42 में जो बातें लिखी गई हैं, ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड आपको याद है, ज्वाइंटली वर्ड आपको याद है, प्रोमिसर वर्ड आपको याद है, बस क्या है, अब इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे बनाने मत लगना, बात समझ में आ रहा है ना। कितना सिंपल तो यही लिखा हुआ है, इसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना है, इमेजिन करके पढ़ना है। 3 लोगों को उठा लो जो तुम्हारे तीनों दुश्मन हैं, मरने वाले हैं, उस तरह के लोगों को उठा लो, फिर उनको इमेजिन करके ये एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रख के और लिखो। जो बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे, उनका लॉ का एग्ज़ाम अगर निकल भी गया, मतलब 45-50 लेकर पास वास करके इंटरमीडिएट में आ भी गए, तो आगे थियरीज में बहुत तंग रहेंगे, ये बात बता देता हूँ। पहले तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पेपर इंस्टीट्यूट बहुत स्मार्टली बना रहा है आजकल, तो पहले निकलेगा नहीं, और निकल गया तो आगे दिक्कत होगा। तो बेहतर है कि अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करो, समझने में दिक्कत नहीं है, पढ़ने में आप ड्यूरेशन भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस से डरते हो। लिखेगा कौन, बच्चे थोड़े हैं ऐसे बोलते हो, मतलब घर में क्या बोलते हो, बच्चे थोड़े लिखेंगे, 6-7 में पढ़ रहे हैं क्या, वही हैबिट डेवलप कर लो। 6-7 में कभी ऐसा हुआ था कि तुम लोगों का कभी भी ऐसा हुआ था कि ये डर था कि फेल कर जाएंगे, ऐसे उस समय तो अपने हीरो थे, समझ में आ रहा ना, फेल तो अपने डिक्शनरी में ही नहीं था, समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 के लिए लड़ाई चलता था। तो अभी वैसा ही बनना है, तो आपको करना होगा यही पुरानी वाली काम, राइटिंग प्रैक्टिस। टाइम है आपके पास, जितना समय आप सोशल मीडिया पे लगा देते हो, कहीं इधर उधर बातचीत में लगा देते हो, उसको काटो, वो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब काम लायक बन जाओगे, बहुत अच्छे आगे निकल जाओगे, तो बहुत सारे लोग आपसे बात करने आएंगे, और बैठ करके इस पे टाइम लगा दो। अगर एक दिन में सोचोगे 20 क्वेश्चन कर ले, नहीं हो पाएगा। आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को टारगेट करो, एक दिन में करो, डेली करो, तो शायद लास्ट तक सब कुछ आपका कंप्लीट रहेगा। और उसके बाद जब लिखने के बाद, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जब 1-2 बार आप पढ़ोगे, आपके ब्रेन में पूरा रहेगा,
और यकीन मानो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपका ब्रेन नहीं सोचेगा, आपने जो लिख के प्रैक्टिस किया था, लिखा था ना अपने कॉपी में, आपका फिंगर और माइंड ना पूरा मतलब कनेक्ट हो जाएगा जब आप लिख रहे हो। मतलब इधर ना जो वाईफाई कनेक्ट होगा ना, वो वाईफाई रुकेगा नहीं फिर एग्जाम हॉल में। और फिर अब कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, सोचते हैं 2 लाइन ऐसे ऐसे सर ऐसे, मतलब पूरा किस भगवान को बुला रहे होते हैं, फिर लिखते हैं। ऐसे नहीं बनना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट ही नहीं होगा, एकदम स्टारलिंक की तरह चलेगा, और फिर आप धड़ाधड़ एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, तो ये हैबिट डेवलप कर लो एकदम, जिनको अच्छा करना है। क्योंकि ये पेपर को लेकर के बहुत डरे, लॉ निकल गया तो सब निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सबसे आसान पेपर है ये, बस आपको सही तरीका फॉलो करना है, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर काम करो। और कोई भी एक दिन में नहीं आगे बढ़ पाता है। मोदी जी भी एक दिन में मोदी जी नहीं बने हैं, बहुत स्ट्रगल किए। ठीक है, विराट कोहली भी इतना ज़्यादा रन एक मैच में नहीं मार दिया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, रोज करो। लेकिन देखो सेक्शन 43 क्या करता है। सेक्शन 43 बोलता है अलाउज द प्रोमिसी टू सीक परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर। सेक्शन 43 बोलता है कि अगर तीनों ज्वाइंट प्रोमिसर एट अ टाइम अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो किसी भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर में से क्या कर सकेगा, कोई एक परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर लेगा। सेक्शन 43 अलाउ द प्रोमिसी टू सीक परफॉर्मेंस। प्रोमिसी को अलाउ करता है। यहां पर प्रोमिसी कौन है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बोलो दीदी, प्रोमिसी कौन है? तीनों पार्टी प्रोमिसी है। ए प्रोमिसी है, ए को प्रॉमिस कर रहे हैं ना, ये तीनों तो प्रॉमिसर हैं, है ना। ए को प्रॉमिस कर रहे हैं, बैठ जाओ। तो सेक्शन 43 अलाउ करता है प्रोमिसी टू सीक परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर। वह प्रोमिसी के पास सेक्शन 43 प्रोमिसी को बोलता है कि देखो तुम्हें तीनों ज्वाइंट प्रोमिसर एक जगह पे मिलते नहीं है, कोई एक मिलता है कभी, समझ में आ रहा है ना, बाकी 2 गायब ही हो गए हैं। तो तुम क्या करोगे, बोलोगे जब ये तीनों साथ में मिलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तभी हम पैसे मांगेंगे, ऐसा होगा? तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो सेक्शन 43 में ये प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि आप किसी एक प्रोमिसर से प्रोमिसी पैसा मांग सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? यही तो लिखा है, प्रोमिसी कैन सीक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब उसको बोलेगा तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, मनी देना, 1,50,000 रुपया देना ही तो परफॉर्मेंस है ना। ठीक है, तो सीक परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर। द लाइबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर हैज दच बीन मेड नॉट ओनली ज्वाइंट बट ज्वाइंट एंड सेवरल होता है। जो ज्वाइंट प्रोमिसर होता है ना, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ ज्वाइंट लाइबिलिटी नहीं होता। ये नहीं बोलेगा कि ये लो मेरे 50,000, मेरे हिस्से का 50,000 लो, मैं अब जा रहा हूं, मेरे से आज के बाद मत बोलना, रास्ते में देखना, तो ऐसे बोल के नहीं निकल सकता है। समझ आ रही मेरी बात ना? वह सिर्फ ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी सिर्फ ज्वाइंट नहीं होती है बट ज्वाइंट एंड सेवरल भी होती है। बात समझ में आ रहा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने लिख दिया ना, एग्जाम वाला आपको भर भर के नंबर देगा। ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, मतलब अपना तो प्रॉमिस वाला पैसा देगा, दूसरे पार्टनर का भी उसे देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? सेक्शन 43 प्रोवाइड्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर नहीं है, यानी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं है, द प्रोमिसी मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। प्रोमिसी सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग क्या करेगा? सेक्शन 43 के अगर मान लो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा देने के लिए जिम्मेदार होऊंगा, मैं सेवरल लाइबिलिटी नहीं है, मेरा सिर्फ ज्वाइंट लाइबिलिटी रहेगा, मेरे हिस्से का जो लाइबिलिटी रहेगा अगर वो लोग नहीं देगा तो मैं अपना देके निकल जाऊंगा, तब तो भाई उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नहीं लिखा हुआ है, पहले से नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो फिर क्या होगा? प्रोमिसी विल आस्क टू प्रोमिसर टू परफॉर्म द सेवरल लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? ज्वाइंट लाइबिलिटी है, ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी परफॉर्म करो, पूरा 1,50,000 रुपया मुझे दे दो, ये बात करेगा। बात समझ में आ रही है ना? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोमिसी में कंपेल एनी वन, किसी एक को, या 2 मिलेंगे तो 2 को, और मोर ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द प्रोमिस होल ऑफ द प्रोमिस, टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस, पूरा प्रॉमिस करने का, पूरा प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, यानी पूरा 1,50,000 रुपया देने के लिए बोलेगा। बात समझ में आ रही है? सो सेक्शन 43 डील्स विद द कंट्रीब्यूशन अमॉन्ग ज्वाइंट प्रोमिसर। सेक्शन 43 ये भी बोलता है कंट्रीब्यूशन अमॉन्ग ज्वाइंट प्रोमिसर, द प्रोमिसर मे कंपेल एवरी ज्वाइंट प्रोमिसर, एक प्रोमिसर दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है टू कंट्रीब्यूट इक्वली। मतलब देखो, मैं तो अपना पैसा दूंगा, अब ये लोग आपस में इनके अंदर क्या चल रहा है, ए बी और सी एक्स वाई जेड जो भी थे, इनके बीच भी
सेक्शन 43 में क्या चलेगा ये भी लिखा हुआ है, सेक्शन 43 इसमें भी लिख के रखा हुआ है। सेक्शन 43 क्या बोलता है? प्रोमिसर में कंपेल एवरी ज्वाइंट प्रोमिसर, एक प्रोमिसर दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर्स को, एवरी ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल करेगा कि भैया तुम अपने हिस्से का इक्वली कंट्रीब्यूशन तो कर दो। अगर मान लो पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट में रेशियो डिसाइडेड है तो उस रेशियो में मांगेगा, और कोई रेशियो नहीं डिसाइडेड है तो इक्वली प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बोलेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट इक्वली टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस, देखो ये बात फिर से लिख दिया ब्रैकेट में, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर रेशियो मेंशन रहेगा तो फिर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देना होगा। जो गारंटी में मैंने अकाउंट्स में आप लोगों को पढ़ा रखा है, गारंटी ऑफ द पार्टनर याद आ रहा होगा। देखो, इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर्स, अगर एक भी ज्वाइंट प्रोमिसर अगर डिफॉल्ट कर जाता है, इन सच कंट्रीब्यूशन द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। और ये भी बात है, अगर मान लो ए बी सही है, सी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो सी का हिस्सा भी कौन लोग पे करेगा? ए और बी पे करेंगे, और वह भी किस रेशियो में करेंगे? इक्वली पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? इक्वली पे करेंगे। इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट, इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, देन रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर, तब रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर क्या करेगा? मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल रेशियो। कैसे रेशियो में करेगा? इक्वल रेशियो में करेगा। कंक्लूजन क्या निकल करके आया? ये पूरा जो सेक्शन 42 और सेक्शन 43 आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, एक्चुअल आंसर तो बस यही था, लेकिन यही मैं अगर आपके एग्जाम्स में अगर मैं आपको लिखने के दे दूं 4 मार्क्स का, तो पता है तुम लोग क्या करता है? पूछता है पहले, मेरे पास अगर मान लो एग्जाम चल रहा है तो पूछता है, सर खाली यस नो में आंसर दे देना, सर 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 इतना ही लिख देना बस, ऐसे पूछता है। इतना से काम नहीं चलेगा, इतना लिखना पड़ेगा। देख लो, ठीक है। प्रोविजन तो आपको समझाना पड़ेगा लॉ। अच्छा, अगर मान लो आप कोर्ट में गए हो, लॉयर हो, आप कोर्ट में गए हो, तो जज साहब को आप क्या बोलोगे? कि डायरेक्ट ये कीजिए, ऐसे बोलोगे, और जज साहब मान लेंगे ना? आप किसी लॉ के प्रोविजन को याद दिलाते हुए कि ये सेक्शन में, ये एक्ट में, ये सेक्शन में ये प्रोविजन लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, फिर जज सोचेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना? आपको तो एक्ट बताना पड़ेगा। क्लियर है? सो वाई कैन, पहला क्वेश्चन क्या था? वाई क्या एक्स और जेड से रिकवर कर पाएगा? बिल्कुल रिकवर कर पाएगा। वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड बिकॉज एक्स वाई एंड जेड आर ज्वाइंट प्रोमिसर। कर सकता है। एक्ट में ऊपर बात हो गया पूरा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल टू पे द कंट्रीब्यूशन टू वाई, वाई को कंट्रीब्यूशन देगा। अगर मान लो एक्स की डेथ हो गई तो एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, अनदर सर्वाइवर जो वाई है, जो ऑलरेडी सारा अमाउंट पे कर चुका है, उसको वह अपने हिस्से का, अपने पिताजी का हिस्से का रुपया जाकर के देगा। However, a legal representative is liable only to the extent of the property of the deceased received by him. मतलब ऐसा नहीं, ये देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लो डिसीज्ड जो पर्सन है उसने 2 करोड़ का लोन ले रखा है और प्रॉपर्टी उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए की है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मान लो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने पैसे से कमा के अपने नाम से बहुत प्रॉपर्टी बनाया है 5 करोड़ का, तो क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने उस, मतलब जो पर्सन है, जो उसका, जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो उसके पिताजी है, तो क्या वह पे करेगा? नहीं। वह क्या करेगा? उतना तक का ही लायबिलिटी के लिए वह लायबल होगा जितने का डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी उसको मिली होगी। बात समझ में आ रहा है ना? जितने का डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी उसको मिली होगी। सो यहाँ पर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रिसीव्ड बाय हिम। डिसीज्ड पर्सन की जितनी प्रॉपर्टी मिली होगी उतना तक के लिए वह लायबल होगा। ये नहीं कि वह अपना पर्सनल पूरा बोलेगा अब हम जॉब करते हैं पूरा जिंदगी पैसा चुकाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन अपना क्या था? तीसरा नंबर क्वेश्चन था वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट्स इन केस ऑफ द जेड बिकम इंसॉल्वेंट। जेड के एसेट्स से रिकवर करेगा। वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जेड एसेट्स, जेड के एसेट्स से कंट्रीब्यूशन को रिकवर कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बोलते नहीं हो। देखो अब हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चंस करेंगे। ये तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर इसी तरह का ये क्वेश्चन है तो दोबारा करेंगे। ये वाला, ये मैंने एग्जाम में दिया था क्या आप लोगों को?
यही था ना, यही वाला है। देखो एग्जाम वाला है, इसलिए मैंने इसी को पहले कराता हूँ। क्या हुआ? राहुल गोज टू सुपर मार्केट टू बाई अ वॉशिंग मशीन। वाई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए सुपर मार्केट गया। ही सिलेक्टेड अ ब्रांडेड वॉशिंग मशीन हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ ₹15,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000। उसके ऊपर प्राइस टैग था 15,000 रुपये का, डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर प्राइस टैग कितने का था? 15,000 रुपीज़ का। राहुल रीचेज एट कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट बट कैशियर सेज सॉरी सर द डिस्काउंट वाज अप टू स्टरडे ओनली। सिर्फ कल तक ये डिस्काउंट था, हम लोगों ने अभी तक वो स्टिकर वहाँ से हटाया नहीं है डिस्काउंट वाला, और नया स्टिकर 18,000 का हमने अब तक लगाया नहीं है। इसके वजह से आपने वो देखा और आप आ गए डिस्काउंट मांगने के लिए। देयर इज़ नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे। वो क्या करेगा? तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना क्यों लगा के रखा है ऐसे वैसे? सो हेंस यू हैव टू पे ₹18,000। उसने बोला आपको 18,000 रुपया पे करके ही ये वॉशिंग मशीन को खरीद कर ले जाना होगा। राहुल गॉट एंग्री एंड इंसिस्ट फॉर ₹15,000। गुस्से में अपना एक्टिंग जो करना था किया और बोला 15,000 रुपये में ही आपको देना पड़ेगा, आपने क्यों प्राइस टैग लगा के रखा है ऐसे? स्टेट विथ रीजन वेदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 राहुल कैन इन्फोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹15,000। क्या राहुल डिस्काउंटेड प्राइस 15,000 रुपये के प्राइस पे उसको बेचने के लिए फोर्स कर सकता है? ये आपको बताना है। खाली ऐसे बोलते नो नो सर नो नहीं कर सकता। एग्जाम में इतना लिखने से थोड़े मार्क्स मिलेगा, लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? प्रोविजन क्या बोलता है? ये ऑफर नहीं है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर का केस है। कैसा केस है? इनविटेशन टू ऑफर। मतलब आप आकर के हमें ऑफर करोगे, ऑफर को एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? एन इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर। समझ में आ रहा है ना? एन इन्विटेशन टू, जैसे मान लो हमने ऑफर निकाल दिया, 1 रुपये में पूरा सीए फाउंडेशन का क्लास आप कर सकते हैं। ऐसा खाली इसलिए कि बच्चे भाग भाग के आएंगे एडमिशन लेने के लिए उस दिन। 1 रुपये ओनली फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? अब जब बच्चा बोला नहीं ये तो अभी ये तो 10,000 रुपया हो चुका है, 1 रुपया का ऑफर तो ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या लड़ाई झगड़ा कर सकते हो? वो क्या था? इन्विटेशन टू ऑफर था। ठीक है? एन इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। कोटेशंस, ध्यान देना बच्चों, ये कीवर्ड है, एग्जाम्स में आपको मेंशन करना है इसको। कोटेशंस, मेनू कार्ड, प्राइस टैग्स, एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर फॉर सेल आर नॉट ऑफर। ये सब जो होते हैं ना कोटेशंस होते हैं, मेनू कार्ड्स होते हैं, प्राइस टैग होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। दिस आर द, यहाँ पर क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर सेल आर नॉट ऑफर। ये ऑफर नहीं होता है। दिज आर मेयरली इन्विटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। ये क्या होता है? ये पब्लिक को इनवाइट, पब्लिक के तरफ से आकर ऑफर किया जाए, इसके लिए इन्विटेशन होता है। ये क्या होता है? इन्विटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। पब्लिक को इन्विटेशन होता है कि पब्लिक आकर के हमें ऑफर करेगी इस प्राइस पे परचेज करने के लिए, फिर एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है मेरी बात ना? सो एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ऑफर होने से पहले का ये एक्ट है। इन्विटेशन टू ऑफर पहले आता है कि पहले ऑफर आता है? इन्विटेशन टू ऑफर आता है पहले। इन्विटेशन टू ऑफर होगा तब ऑफर देने वाले लोग आएंगे, फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है? सो एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, अगर इन्विटेशन टू ऑफर को अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, इन्विटेशन टू ऑफर, मैंने इन्विटेशन भेजा, समझ में आ रहा है ना कि आप ये बड़े डिस्काउंट पे हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, भागे भागे आप आए कि चलो मेरे को तो आज के दिन में, आज ये डे है तो आज सस्ते में हमें कोर्स मिल जाएगा, आज ही जाते हैं खरीद के ले आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चे? हमने आपके एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया है, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? मेरे इन्विटेशन टू ऑफर को। इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्या? प्रॉमिस हो जाता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एंड ओनली एन ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन।
सिर्फ निगोशिएशन में ऑफर चल के आपके तरफ से आता है। इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ आप अब ऑफर देने के लिए आ रहे हो, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस क्या, इन द गिवन केस राहुल reaches to supermarket and selects a washing machine with a discounted price tag of rupees 15,000, but the cashier denied to sell at the discounted price by saying that discount is closed yesterday and from today closed from today and request to make full payment, और बोला कि पूरा 18,000 रुपया देकर आप खरीद लीजिए सर, बट राहुल इंसिस्टेड टू सेल एट द डिस्काउंटेड प्राइस। राहुल यहाँ पर इंसिस्ट कर रहा था। कंक्लूजन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट द प्राइस टैग विथ वॉशिंग मशीन वाज नॉट ऑफर। प्राइस टैग जो वॉशिंग मशीन के साथ लगा हुआ था वो बोलेगा सर ये ऑफर नहीं है, ये तो इन्विटेशन टू ऑफर है। अब आप आकर के मुझे ऑफर दे रहे हैं कि मुझे परचेज करना है 15,000 में, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 15,000 में आपको नहीं सेल करूँगा, बस आप निकल जाइए, ठीक है। एंड यहाँ पर इट इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर है, hence it is the Rahul who is making the offer, not the who is making the offer, not the, यहाँ पे होगा ये नॉट नहीं होगा, इट इज द राहुल हु इज मेकिंग द ऑफर टू द सुपरमार्केट होगा, टू द सुपरमार्केट, वह सुपरमार्केट को ऑफर कर रहा है। कैशियर हैज राइट टू रिजेक्ट द राहुल्स ऑफर, कैशियर के पास राहुल के ऑफर को रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना डिपेंड्स ऑन कैशियर ऑफ द सुपरमार्केट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर राहुल कैन नॉट इन्फोर्स कैशियर, वह कैशियर को इन्फोर्स नहीं कर सकता टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको बेचने के लिए वह ऑफर नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। आज बच्चों इतना तक ही रहने दो, फिर हम लोग इसको अगले क्लास में करेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं, ज़्यादा मैं करा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।